हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 140, सेकेंड 156 और थर्ड 3825 और फोर्थ 5005 और फिफ्थ 7429। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसे इस प्रकार लिख लेंगे और 2 से हल करते हैं। तो 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 तियाँ 6, बचा 1 हो जाएगा 10, तो 2 पंजे 10। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तब हम लिख सकते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 के। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो लिख लेंगे 156 और इसे 2 से हल करते हैं। तो 2 सत्ते 14, यहाँ पर 15 है तो 1 बचेगा, हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 तियाँ 6, 1 बचा, हो जाएगा 18, 2 नीम 18, फिर 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9 और 13 एकम 13 हो जाएगा। तब 156 के अभाज्य गुणनखंड 156 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, 2 2 बार है तो लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 और गुणा 13। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट दिया हुआ है 3825 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे 3825 को हल करते हैं 3 से। तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बचा 2, हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21, बचा 1 हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। फिर 3 से विभाजित करते हैं तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और बचा 1 हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। 3 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। जैसे कि यहाँ 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, तो 3 से विभाजित होता है 18, तो इसलिए ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। उसी प्रकार 2 1 3, 7 3 10 और 5 15 भी 3 से विभाजित होता है, तो ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। आगे ये संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके अंत में 5 या 0 होता है। तो 5 अट्ठे 40, बचा 2 हो जाएगा 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से विभाजित करते हैं तो 5 एकम 5, बचा 3 हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। तब हमारे 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, और यही 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ जिसमें दिया हुआ है 5005 और फिफ्थ जिसमें दिया हुआ है 7429 के अभाज्य गुणनखंड स्वयं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के।
तो इसके थर्ड पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 26 और 91, सेकेंड पार्ट है 510 और 92 और थर्ड पार्ट है 336 और 54। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 26 और 91। 26 और 91 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। उसके बाद हल करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 और फिर 13 एकम 13। तो 26 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 13 और उसी प्रकार 91 के फैक्टर करते हैं तो हो जाएगा 7 एकम 7 बचे 2 हो गए 21, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो 91 बराबर हो जाएगा 7 गुणा 13 के। तो यहाँ HCF हमारा मासा हो जाएगा, जो हमारा कॉमन होता है वही मासा होता है। तो 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन है 13 13। तो HCF हो जाएगा 13 और LCM हो जाएगा हमारा जो कॉमन है, उसके अलावा भी जो संख्याएं होती हैं उन सबका गुणनफल बराबर होता है LCM के। तो हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 13। जो कॉमन है उसको केवल एक बार लिखा जाता है। यहाँ 2 7 और 13 की गुणा करते हैं तो 2 7 14 और 14 की 13 से गुणा करोगे तो 13 चौका 52 के 2 हासिल लगे 5, 13 एकम 13 और 5 हो जाएगा 18। तो आ जाएगा हमारा एलसीएम 182। अब हमें हल करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो दो संख्याएं हमारी दी हुई हैं 26 और 91। तो लिख देंगे 26 गुणा 91 बराबर हो जाएगा एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। 26 और 91 की गुणा करते हैं तो 6 एकम 6 और 6 नीम 54। उसी प्रकार 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 नीम 18। जोड़ लेते हैं तो 6 4 और 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 हो जाएगा। तो आएगा 2366 बराबर हो जाएगा 182। और 13 की भी गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा। 2 एकम 2 8 एकम 8 1 एकम 1 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 1 1 2। तो 2366 हो जाएगा। हमने देखा कि हमारा दो संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 का भी 2366 है और एचसीएफ हमारे 13 और एलसीएम 182 का भी गुणनफल 2366 है। अतः हमारा हल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है हमारे पास 510 और 92 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 510 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये 2 से हल हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 बचा 1 हो जाएगा 11। 2 पंजे 10 बचा 1 हो जाएगा 10। तो 2 पंजे 10। अब ये 3 से विभाजित हो जाएगा तो 3 अट्ठे 24 बचा 1 हो जाएगा 15। 3 पंजे 15। फिर हल करते हैं तो अब ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 एकम 5 बचे 3 हो गए 35। तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। उसी प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये विभाजित हो जाएगा 2 से। 2 चौका 8 बचा 1 हो जाएगा 12। 2 छंग 12। फिर 2 से विभाजित करते हैं तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 और 23 एकम 23 हो जाएगा। तो यहाँ 92 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 23। अब यहाँ पर 510 और 92 का HCF ज्ञात करते हैं। तो हमें पता है जो दोनों में कॉमन संख्याएं होती हैं वही HCF होता है। तो यहाँ पर 2
HCF हो जाएगा और LCM हमारा कॉमन संख्या 2 और फिर दूसरी संख्या 2 और गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 17 और 23 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो इनकी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 की 17 से गुणा करते हो तो 0, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10, 1020 हो जाएगा। और 1020 की गुणा करते हैं 23 से तो हो जाएगा 0, 3 दूनी 6 0, 3 एकम 3 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 तो हो जाएगा 0, 6 4 3 2। तो हमारा LCM आया 23,460। अब हमें सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो यहाँ पर लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो दो संख्याएं हमारी 510 और 92 दी हुई हैं और हमारा HCF आया 2 और LCM 23,460। अब 510 और 92 की गुणा कर लेते हैं, तब हमारा हो जाएगा 510 और 92 की गुणा, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 से करेंगे तो 0 का 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 तो आ जाएगा 0 2 9 5 और 1 6 और 4 आ जाएगा 46,920। उसी प्रकार 2 और 23,460 की गुणा करते हैं तो 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के, अतः हमारा सवाल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड पार्ट 336 और 54 को स्वयं हल कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 12, 15 और 21 और दूसरा है 17, 23 और 29 और तीसरा है 8, 9 और 25। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 के। उसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो हो जाएगा 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तब 15 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 5 के। और उसी प्रकार 21 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 7। यहाँ पर HCF ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं HCF होता है कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 12, 15 और 21 का कॉमन फैक्टर है 3। तो हमारा HCF हो जाएगा 3। और उसी के साथ LCM ज्ञात करते हैं तो LCM हम जानते हैं कॉमन फैक्टर के अलावा सभी गुणनखंड भी हमारे LCM होते हैं। तो हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब सबकी गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42 हो जाएगा 420। तब बार हमने देखा कि 12 और 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF प्राप्त हुआ 3 और LCM प्राप्त हुआ 420। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट है हमारा दिया हुआ 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तब लिख सकते हैं 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 एकम 17। 17 खुद ही एक अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 23 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो 23 एकम 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो 29 एकम 29, क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तब 17 बराबर हो जाएगा 1 गुणा 17 के और 23 बराबर हो जाएगा 1 गुणा
23 के और 29 बराबर हो जाएगा 1 गुणा 29 के। तब यहाँ पर हमारा HCF 17, 23 और 29 का प्राप्त होगा 1, क्योंकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 ही है। और LCM हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। इन सब की गुणा करते हैं तो सबसे पहले 17 और 23 की गुणा करते हैं। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा। 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 1 5 4 9 और 3। अब 391 की गुणा कर लेते हैं 29 से, तो हो जाएगा 9 एकम 9, 9 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 3 27 और 8 हो जाएगा 35। उसी प्रकार 2 से गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, 2 नीम 18 के 8 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा। तो 9, 2 1 3, 8 5 13 की 3 हासिल 1 7 3 10 और 1 11। तो हमारा LCM आ जाएगा 11,339। 11,339। तब हमने देखा कि 17, 23 और 29 का HCF हमारा बन आया और LCM 17, 23 और 29। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM स्वयं ज्ञात कीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है। दो संख्याएं दी हुई हैं 306 और 657, जिनका HCF 9 दिया है और LCM 306 और 657 दोनों संख्याओं का हमें ज्ञात करना है। तब हम लिख लेंगे, हमारे पास दिया हुआ है HCF 657 और 306 का 9 दिया हुआ है। हमारे पास HCF 657 और 306 का 9 दिया है। तब हम जानते हैं कि LCM गुणा HCF बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के। दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तब यदि यहाँ से हम LCM ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल और हमारा HCF अपॉन में आ जाएगा। तब हम लिख सकते हैं LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात पहली संख्या 657 और दूसरी संख्या 306 और HCF हमारा दिया हुआ है 9। अब 9 से हल करते हैं तो हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 3 27 बचा 3 हो जाएगा 36, तो 9 चौक 36। तब हमें LCM प्राप्त होगा 657 गुणा 34। 657 और 34 की गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 4 सत्ते 28 के 8 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 हासिल लगे 2, 4 छंग 24 और 2 हो जाएगा 26। 3 से गुणा करते हैं तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17 के 7 हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं 8, 2 और 1 3, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 10 2 12 के 2 हासिल 1 और हो जाएगा 2। तब LCM हमें प्राप्त होगा 22,338। अतः हम लिख सकते हैं कि LCM दोनों संख्याओं 306 और 657 का हमें प्राप्त हुआ 22,338 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ज्ञात करना है कि कोई संख्या n दी हुई है, यदि हम उसे 6 की पावर n के रूप में लिखते हैं तब वो हमारी 0 पर समाप्त होती है। जैसे हम 6 की पावर यहाँ पर 2 लिखें, n की जगह 2n बराबर यदि 2 लिखते हैं 6 की पावर 2 तो जो हो जाएगा 6 गुणा 6 तो 6 छंग 36। ऐसी यदि हम n की जगह कोई संख्या लिखें और 6 की पावर वो संख्या बराबर होनी चाहिए उसके अंतिम अंक 0 के, तो हमें जांच करना है कि क्यों कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसके अंत में 0 आए। तब हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, हम जानते हैं कि यदि हमारी कोई भी संख्या है और वो संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वो 10 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या अगर जैसे मान लें यहाँ पर 4220 है, इसके अंत में 0 है तो ये 10 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारी कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है
तो वो 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या 2 और 5 से विभाजित होती है। ऐसी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वो या तो 10 से विभाजित होती है या 2 और 5 से। 2 और 5 से क्यों विभाजित होती है? क्योंकि 10 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 5, 5 दूनी 10। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारी संख्या दी गई है 6 की पावर n, तो यहाँ 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड आता है 2 गुणा 3 की पावर n के, या हम लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। हमने देखा कि 6 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 या 3 है। यहाँ पर 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 तो है ही नहीं, 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं हो सकता। जब 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा तो हम जानते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, तब हमारा हो जाएगा कि 6 की पावर n जो है वो अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अतः हम लिख सकते हैं, अतः किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अतः हम लिख सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है वो 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि वो 10 से विभाजित नहीं हो रही है, ना ही 2 और 5 से विभाजित हो रही है। एक्सरसाइज 1.2 का 6 क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। और हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं। हम लिख सकते हैं भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके 2 से अधिक भाजक होते हैं, अर्थात उन्हें 2 से अधिक संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। जैसे 4 हमारी एक भाज्य संख्या है तो ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 4 से भी विभाजित हो जाएगी और 1 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हम जानते हैं भाज्य संख्याएं 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली संख्या दी हुई है, पहली संख्या हमारी दी हुई है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13 को हमें देखना है कि ये हमारी भाज्य संख्या है या नहीं। तब यहाँ से 13 का कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 7 गुणा 11 गुणा 13, यहाँ से कॉमन हो गया तो हो जाएगा 1, प्लस यहाँ से भी 13 कॉमन हो गया तो बचेगा 1 और हो जाएगा 13, 11 सत्ते 77 एकम 77 और 77 और 1 हो जाएगा 78। तब हम लिख सकते हैं 13 गुणा 78 को हम लिख सकते हैं 13 छंग 78, 13 छंग 78, या इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 13 गुणा 13 और 6 को लिख सकते हैं 2 3 6। तब हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारी पहली संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड 13 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 3 प्राप्त हुए, अर्थात यहाँ पर जो हमारी पहली संख्या होगी उसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, वो 3 से विभाजित हो जाएगी, 2 से और 13 से भी। अतः हम लिख सकते हैं कि हमारी पहली संख्या भाज्य है, पहली संख्या भाज्य है। उसी प्रकार दूसरी संख्या को हल करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरी संख्या हमारे पास दी हुई है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 और गुणा 2 गुणा 1 और प्लस दी हुई है 5। हमारे पास ये संख्या दी हुई है, तब इसे हल करते हैं। यहाँ से 5 का कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस 5, यहाँ से कॉमन हो गया तो बचेगा 1। तो हमारा 5 इनकी गुणा कर लेंगे, 7 छंग 42, 4 3 12 दूनी 24 एकम 24 और प्लस 1 5 और 42 और 24 की गुणा करते हैं तो हो जाएगा 42 गुणा 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, जोड़ते हैं तो 8 6 4 10 का 0 हासिल 1 8 1 9 और 1 10
हो जाएगा 1008 प्लस 1। इसको और हल करते हैं तो हो जाएगा 1008 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1009। तब हमने देखा कि हमारी जो दूसरी संख्या है वो 5 से भी विभाजित हो जाएगी और 1009 से भी, और या 1 से भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 से गुणा करेंगे यही रहेगा तो 1 से विभाजित हो जाएगी। अतः यहाँ पर हमारी दूसरी संख्या भी 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। अतः हम लिख सकते हैं कि हमारी दूसरी संख्या भी भाज्य है, दूसरी संख्या भी भाज्य है। एक्सरसाइज 1.2 का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसकी चारों ओर एक गोलाकार पथ बना हुआ है वृत्ताकार। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रवि को 12 मिनट लगते हैं और जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और एक समय बाद वो दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और एक समय बाद वो दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो वो समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो वो समय, तो हम लिख सकते हैं तो वो समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। अतः 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। उसी प्रकार 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो हो जाएगा 2 तियां 6 और 6 तियां 18। 6 तियां 18 तो हमारा एलसीएम आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 तियां 12 वर 24 12 तियां 36, हमारा हो जाएगा 36। अतः हम लिख सकते हैं कि सोनिया और रवि दोनों 36 मिनट बाद आपस में अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 के संपूर्ण सवालों के हल थे और जो सवाल रह गए हैं वो अपने आप होमवर्क में स्वयं हल कीजिए और कमेंट सेक्शन में उनका आंसर लिखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। धन्यवाद।